सर्विसेज तो ऑलमोस्ट सभी ले रहे हैं, चाहे हेयर कट कराना हो या डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आना हो या फिर किसी टीचर से आपको क्लास लेनी हो। लेकिन क्या आपने सोचा एक्चुअली में सर्विस होती क्या है? तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला हूं, सर्विस और प्रोडक्ट में एक मेन डिफरेंस क्या होता है और सर्विस प्रोडक्ट से अलग कैसे होती है। तो आइए बच्चों, अपनी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बिजनेस सर्विस शुरू करते हैं। तो बेटा सर्विस सिंपल आपको अगर मैं वर्डों में समझाऊं तो एक ऐसी चीज है जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप सुनोगे तो हम बोलेंगे इंटेंजिबल है। इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। अब फील कैसे कर सकते हैं? आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप उसकी सर्विस को सिर्फ फील करेंगे। आप उसे देख नहीं सकते कि वो आपको आपका ट्रीटमेंट कैसे, मतलब आप उसको टच नहीं कर सकते आपके उसके ट्रीटमेंट को, आप सिर्फ उसके ट्रीटमेंट को फील कर सकते हैं। तो यही हमारी सर्विस है। प्रोडक्ट में तो क्या है, हम देख भी रहे हैं, छू भी रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो प्रोडक्ट को तो हम बोल सकते हैं कि टेंजिबल है, लेकिन सर्विस को हम कभी नहीं बोल सकते कि ये टेंजिबल है। चलिए जी, सर्विस होता क्या है तो वो मैंने आपको बता दिया। इट रेफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर्विस उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है जो हमें पैसा कमा कर देती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वो एक्टिविटी जिससे हम पैसा कमाते हैं। डेट आर इंटेंजिबल, और ये क्या है? इंटेंजिबल है, ना तो इसे देखा जा सकता है ना ही इसको टच किया जा सकता है। एंड इम्प्लाई एन इंटरेक्शन टू बी रियलाइज्ड बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर। और ये दो बंदों के बीच का एक इंटरेक्शन है, ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो और जो सर्विस कंज्यूम कर रहा है वो। जस्ट लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और आप कंज्यूमर हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप उस सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं। अब जैसे आप मेरा पढ़ाया हुआ देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो आपको मेरी इसका मतलब सर्विस अच्छी लग रही है, सिंपल। तो कंज्यूमर और प्रोवाइडर के बीच का एक इंटरेक्शन होता है जहां हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू वांट्स आर एसेंशियली इंटेंजिबल एक्टिविटीज। देखो सब कुछ इसके अंदर इंटेंजिबल है, लेकिन फिर भी आप क्या होगा कि सर्विस लेने के बाद ना आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ आज मैंने कुछ नया सीखा, आज मैंने सर्विसेज के बारे में सीखा, आज मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में जाना। तो बच्चों सेटिस्फैक्शन ही हमें बताता है कि हमें सामने वाले की सर्विस अच्छी लग रही है, बेकार लग रही है। इसके बच्चों नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस देखते हैं। 5 आई आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें पहला है हमारा इंटेंजिबल। सबसे पहला है बच्चों इंटेंजिबल, कैन नॉट बी टच, ना ही हम सर्विस को टच कर पाएंगे, सिर्फ उसको फील कर पाएंगे, सिर्फ हम सर्विस को फील कर सकते हैं। क्वालिटी कैन ओनली बी जज्ड बाय एक्सपीरियंसिंग, और उसकी क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी का हमें पता कैसे लगेगा? एक्सपीरियंस से। मैंने किसी चीज की सर्विस ली, मान लो मैं कहीं हेयर कट कराने गया, अब उस सैलून की सर्विस मैंने फर्स्ट टाइम ली, तो मुझे सर्विस लेने के बाद ये पता चलेगा, उस एक्सपीरियंस के बाद ये पता चलेगा कैसी सर्विस इनकी है, ये अच्छी सर्विस दे रहे हैं, बुरी सर्विस दे रहे हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकंसिस्टेंसी, हैव टू परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। सिंपल बच्चों, हमेशा हर बार सर्विस आपको एक ही व्यक्ति से अलग अलग तरीके से मिल सकती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला। जैसे मैं आज अगर आपको अभी क्लास दे रहा हूं, मैं आपको सर्विस चैप्टर के बारे में पढ़ा रहा हूं, अब यही सर्विस चैप्टर 4 दिन के बाद मैं दोबारा से किसी को पढ़ाता हूं, तो क्या मेरे हर हैंड के मूवमेंट यही होंगे? क्या मैं हर अल्फाजों को इन्हीं तरीकों से बोल रहा हूँगा? क्या मैंने यही सब एग्जाम्पल्स को उठाकर उस बच्चे को समझाया होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी सर्विस देते हैं तो हर बार सर्विस में कुछ ना कुछ चेंज होता है। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कल जब आपको पढ़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ चेंज आपको दिखाई देगा। आज से 10 दिन बाद आपको पढ़ाऊंगा तो आपको फिर इसमें कुछ ना कुछ चेंज दिखाई देगा। हो सकता है मेरे रियल लाइफ एग्जांपल्स और ज़्यादा इंप्रूव हो, क्योंकि एक्सपीरियंस से सर्विस भी अच्छी होती जाती है, मतलब जो प्रोवाइडर है उसकी सर्विस क्वालिटी बेहतर होती जाती है। तो 2 आई मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। पहला है इंटेंजिबल, दूसरा है इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट inseparability, consumed when they are produced, are production to consumption are inseparate। आपको जो भी कंज्यूम करना है, मैं अगर आपको सर्विस दे रहा हूं तो आप हाथ के हाथ उस सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं।
जैसे एक होता है ना प्रोडक्ट है, भाई मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, वो प्रोडक्ट हो सकता है कि वो 10 दिन के बाद कंज्यूम करे, उसे उठाकर ले जाकर रख दे, स्टोर कर ले। लेकिन सर्विस वाले सिनेरियो में ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चों। जिस टाइम सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसी टाइम सर्विस कंज्यूम करी जा रही है, ये सर्विस की खास बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेंट्री। तो 4 आई हो गए हमारे। चौथा है लिटिल और नो टेंजिबल कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड। सर्विस के अंदर हमें किसी भी टेंजिबल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें जो चीज़ दी जा रही है वो आप टोटली कंज्यूम कर रहे हो। ऐसी डॉक्टर आपको अगर मेडिसिन दे रहा है तो उसका ट्रीटमेंट आपको लग रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो उसकी सर्विस अच्छी है, ठीक है। तो इसमें कोई भी इन्वेंट्री नहीं होती। ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने मान लो अब जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास में नॉर्मली अपनी ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, उसमें 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से एक बच्चा एब्सेंट है आज की क्लास में, मैंने 9 बच्चों को पढ़ा दिया, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि मेरा जो लेक्चर है मैं अपने स्टॉक करके रख लूँगा और जब नेक्स्ट डे वो बच्चा आएगा तो मैं उसको ले बेटा पढ़ ले। तो वो तो जिस टाइम मैंने लेक्चर दिया सेम टाइम क्लास के बच्चों ने वो लेक्चर कंज्यूम कर लिया। तो इसीलिए कोई इन्वेंट्री या टेंजिबल एसेट की तरह नहीं है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज रिक्वायर्ड इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। तो बच्चों सिंपल सा पॉइंट है, अगर मैं सर्विस दूंगा तो लेने वाला कंज्यूमर जो मेरा कस्टमर है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज मेरी सर्विस व्यर्थ जा रही है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है तो इसका मतलब मैं सर्विस तो दे रहा हूँ, उसे कंज्यूम कोई नहीं कर रहा। क्लियर है मेरी बात। टाइप्स ऑफ सर्विसेज कितने तरीके की होती हैं बच्चों? 3 तरीके की सर्विसेज होती हैं। पहली है बिजनेस सर्विस, सेकंड है सोशल, थर्ड है पर्सनल सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विसेज में आपको क्या देखना है कि इसको बिजनेस एंटरप्राइज टू रन बिजनेस स्मूथली जस्ट लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। 3 तरीके की सर्विस हमारी बिजनेस सर्विसेज में आती हैं जो हमारे बिजनेस को बहुत स्मूथली चलाने में मदद करती हैं। मेरी बात को ध्यान रखना, 3 तरीके की सर्विस मैंने आपको बताई, बिजनेस, पर्सनल और लास्ट वाली है हमारी सोशल। तो बिजनेस सर्विसेज में मैंने आपको ये बताया कि ऐसी सर्विसेज आती हैं जो हमारे बिजनेस को स्मूथली चलाने में मदद करती हैं। इसमें हो गया पहला बैंकिंग, बैंकिंग सर्विस बिजनेस को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और लास्ट ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के जितने भी स्टॉक्स, इन्वेंट्री हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों। सोशल सर्विस ये हमारी सोसाइटी के लिए करी जाती है, ये एक सोशल वेलफेयर के लिए करी जाती है जिससे लोगों को फायदा हो, सोसाइटी के लोगों को फायदा हो। और लास्ट है पर्सनल सर्विसेज, इसके अंदर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर, एग्जाम्पल टूरिज्म एंड रेस्टोरेंट। देखो बच्चों, ये जो सर्विस है पर्सनल सर्विसेज, ये कस्टमर को ये डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड टूर करा हुआ है, तो वो एक से एक छोटे और बड़े से बड़े होटल के अंदर उसने विजिट ज़रूर करा होगा। अब मैं उसे अमेरिका, सिंगापुर के होटल्स में विजिट करा कर लाया हूँ और मैं किसी ऐसे छोटे देश के होटल में अगर उसको लेकर जाऊँगा ना, तो उसका एक्सपीरियंस एक बड़े होटलों के साथ बहुत अच्छा रहा है। तो छोटे होटल में जब जाकर एंटर करेगा तो वो क्या कहेगा, मेरे को इनकी सर्विस अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस्ड है, उसने घाट घाट का पानी पी रखा है, यानी कि वो हर जगह घूमा हुआ है। तो इसीलिए छोटे लेवल की जगहों पर उसको हो सकता है सर्विस अच्छी ना लगे। चलिए ये हो गई पर्सनल लेवल की। जरा इनको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। बिजनेस सर्विस के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे बैंकिंग को, बाकी पर्सनल और सोशल के ऊपर भी आएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। बैंकिंग में आपको ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या कहता है बच्चों? बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारा एक्ट 1949 के तहत जो बैंक है वो हमारा जितना भी फंड होता है वो अपने पास डिपॉजिट करते हैं। हमें लगता है कि हमारा फंड सिक्योर है, आप भी जाकर जमा करा कर आते होगे बैंक वगैरह में अपना जो भी अमाउंट है 1000, 2000, 5000। उसमें क्या होता है, वो फिर उस अमाउंट को, यानी कि बैंक वाले उस अमाउंट को उठाकर बाहर जो अदर लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है उनको इंटरेस्ट पर देते हैं,
या फिर कहीं पर उस अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उस पैसे से और पैसा बने और ज्यादा पैसा अपनी जेब में आ जाए, थोड़ा सा अमाउंट हम उसको भी देते जिसका ये पैसा था। ठीक है, वो चालू होते हैं बैंकिंग वाले। चलिए जी, अब बैंकिंग के बारे में तो देखा, लेकिन बैंकिंग के अंदर अकाउंट कितने तरीके के होते हैं जो हमारे बिजनेस में हमें मदद करते हैं? तो बच्चों टोटल 5 तरीके के आपको अकाउंट देखने के लिए मिलेंगे। पहला होता है सेविंग अकाउंट, जिसके बारे में सबने सुना होगा, आपका भी एक ना एक अकाउंट सेविंग अकाउंट खुला हुआ जरूर होगा। सेकंड आता है बच्चों करंट अकाउंट, ये मोस्टली बिजनेसमैन ओपन कराते हैं। थर्ड आता है रिकरिंग डिपॉजिट, ये हमारी घर के अंदर मम्मियां जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर आरडी ओपन कराती हैं, जिसे हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। इसके बारे में बताऊंगा ये होता क्या है। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा, एफडी एक बड़ा अमाउंट लिया, फिक्स करा दिया, चलो भी 10 साल बाद इसको निकालेंगे, डबल होकर बाहर आएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब जरा इनके अंदर डिफरेंस देखते हैं, इनमें एक्चुअल में डिफरेंस है क्या, ये एक दूसरे से कैसे अलग है। सबसे पहले बात करिए हमने सेविंग अकाउंट की। बच्चों सेविंग अकाउंट मैंने ये बोला ऑलमोस्ट हर बच्चे का, हर पेरेंट्स का सेविंग अकाउंट जरूर रहा होगा और होगा भी। अब ये अकाउंट जो होता है कैन बी ओपनड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, 100, 200, 500, 1000 रुपए में आप इस अकाउंट को ओपन करा सकते हो किसी भी बैंक के अंदर। ये हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल होती है। मोस्ट कॉमन अकाउंट, ये सबसे ज्यादा कॉमन अकाउंट है, मैंने बताया ऑलमोस्ट सभी का अकाउंट सेविंग अकाउंट होता जरूर है। इसमें चेकबुक भी और पासबुक भी दोनों चीजें बैंक आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है कैन बी डिपॉजिट एंड विदड्रॉ वेन एवर रिक्वायर्ड बट कैन नॉट बी ऑन रेगुलर बेसिस। आप इसके अंदर कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं, कभी पैसा आप इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी के अनुसार चलता है, लेकिन ध्यान रहे रेगुलर बेसिस पर आप इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अराउंड 4%, विच इज लोअर देन एफडी अकाउंट। एफडी अकाउंट से थोड़ा कम है। ये आपको अगर आपने 1 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में डाले और पूरे साल तक ऐसे पड़े रहने दिए, तो बैंक आपको नेक्स्ट ईयर 1,04,000 मतलब 4,000 रुपए और ऊपर आपको पे करेगा आपके 1 लाख रुपए के इंटरेस्ट के। तो है तो बढ़िया चीज, लेकिन इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट आता है बच्चों करंट अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बिजनेसमैन इस करंट अकाउंट को ओपन करवाता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती है अपने बिजनेस की, लेन देन डेली का इतना ज्यादा होता है कि हम सेविंग अकाउंट में उसको नहीं कर सकते। अगर उसमें हम करेंगे तो बैंक चार्जेस वगैरह लगा देता है और बैंक मना भी करता है, कहता है भाई हमने बिजनेसमैन के लिए अकाउंट की सुविधा दी है, आप करंट अकाउंट ओपन करवाओ और उसके हिसाब से उसमें ट्रांजैक्शंस करो। ठीक है बच्चों, तो ओपनड बाय अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन के द्वारा इसको ओपन कराया जाएगा। रेगुलर ट्रांजैक्शन आर अलाउड, दबा के जितनी करनी है उतनी ट्रांजैक्शन आप करो। ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट फैसिलिटी आर अवेलेबल, दोनों फैसिलिटी आपको दी जा रही है। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जा रही है, यानी कि आपके अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए और जरूरत आपको 1.5 लाख रुपए की है। होता है भाई बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, कब कहां कितने पैसे की जरूरत पड़ जाए उसको कुछ नहीं पता, तो बैंक उसको फैसिलिटी देता है। वो कहता है चल तेरे पास एक है ना, 50 मेरे से ले जा, कोई बात नहीं। तो इसे कहते हैं हम ओवरड्राफ्ट। और क्रेडिट फैसिलिटी, वो क्रेडिट कार्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। नो इंटरेस्ट इज पेड, आपका इसमें 10 लाख रुपए भी पड़ा है, 10 साल तक पड़ा रहे, आपको किसी प्रकार का कोई भी बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है पासबुक इज नॉट इशूड, इसके अंदर बच्चों किसी भी तरीके कोई पासबुक नहीं मिलती। नेक्स्ट आता है बच्चों रिकरिंग अकाउंट, आरडी अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके घर में आपकी मम्मियों ने पोस्ट ऑफिस के अंदर आरडी अकाउंट जरूर खुलवा रखा होगा। ऑलमोस्ट सभी ने नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ ने तो खुलवा रखा हो। ये आरडी अकाउंट जो होता है ना बच्चों, ये बढ़िया अकाउंट होता है। इसके अंदर एक फिक्स अमाउंट 500 या 1000, 1500, 2000 जो भी आपके लिए सफिशिएंट है, उस अमाउंट को आप हर मंथ 1 तारीख 2 तारीख जो भी आपने डेट फिक्स कराई है, हर महीने वहां जाकर जमा कराकर आते रहेंगे। 5 साल 10 साल इसकी टाइम लिमिट होती है, उस हिसाब से हम आरडी अकाउंट ओपन कराते हैं। इसमें बोला फिक्स अमाउंट हैज टू बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ और एज अ मेंशन्ड फॉर अ फिक्स पीरियड। 3 साल के लिए करा लो, 5 साल के लिए करा लो, 10 साल के लिए करा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो 10 साल तक अमाउंट फिक्स अमाउंट जाता ही रहेगा हर उस डेट को जिस डेट को आपको उन्होंने बताया है। नेक्स्ट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट विल बी रिपेड ऑन मैच्योरिटी। मान लो आपने 3 साल के लिए एफडी अकाउंट आरडी अकाउंट खुलवाया, तो आपका जितना भी अमाउंट है वो प्लस उसका जितना भी इंटरेस्ट बना है वो टोटल आपको दिया जाएगा। इंटरेस्ट इज हाइयर देन सेविंग अकाउंट। इसके अंदर फायदा ये होता है बच्चों, जो सेविंग अकाउंट में हमें 4% इंटरेस्ट मिल रहा है ना,
इसके अंदर हमें और ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात, इसके अंदर और ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एफडी के बारे में देखो हर किसी ने सुना होगा। एफडी अकाउंट के अंदर तो पैसा उठाओ, बैंक में डालो, भूल जाओ। 2, 4, 5, 7, 10 साल के लिए एफडी कराइए तो 10 साल के लिए भूल जाओ। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़िया होता है। फिक्स डिपॉजिट इज रिपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। आपको जो भी स्पेसिफाइड डेट मिली है कि आपकी मेच्योरिटी 10 साल के बाद इस डेट को होगी, उसके बाद आपको वो अमाउंट रिपे करेंगे। ड्यूरेशन वेरी फ्रॉम 6 मंथ टू मेनी ईयर्स। मिनिमम 6 महीने के लिए एफडी होती है और मैक्सिमम आप कितनी भी करवाना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोंगर देन डिपॉजिट पीरियड इज इक्वल्स टू हायर द इंटरेस्ट। जितना ज्यादा लंबे समय के लिए आप एफडी कराएंगे उतना ही इंटरेस्ट रेट आपको अच्छा दिया जाएगा। बैंक इशूअर रिसिप्ट अगेंस्ट डिपॉजिट विच इज नोन एज एफडी रिसिप्ट। जब आप अपना अमाउंट फिक्स कराकर आते हैं तो उस समय पर बैंक आपको एक रिसिप्ट काट कर देता है जिसको बोलते हैं हम एफडी रिसिप्ट। इंटरेस्ट ऑफ एफडी इज हाईएस्ट, यानी कि आप किसी भी और अकाउंट से कंपेयर करेंगे बेटा एफडी अकाउंट का तो आपको सिंपल देखने के लिए मिलेगा कि इसका इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर कोई और बैंक 1 लाख के आपको 4 दे रहा है, 1,04,000 दे रहा है, तो वो आपको हो सकता है 1 लाख के 1,06,000, 7,000, 8,000 तक भी दे सकता है। कौन से अकाउंट में? एफडी अकाउंट में। क्लियर है मेरी बात? चलिए, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। बेटा सारे अकाउंट इसके अंदर आ जाते हैं, सिर्फ एक अकाउंट को छोड़कर जो है हमारा एफडी कौन सा है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, यानी कि सारे अकाउंटों का मिक्सचर क्या है? मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। इसके अंदर होता है क्या है? लिक्विडिटी ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑफ एफडी। अगर आपका पैसा कुछ ज्यादा समय तक के लिए पड़ा हुआ है, ठीक है, और उन्हें दिखाई दे रहा है कि हाँ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है, तो आपका वो पैसा अपने आप ही एफडी में चला जाएगा, मतलब फिक्स्ड हो जाएगा वो। व्हेन डिपॉजिट एक्सीड, देखो आई ना बात, व्हेन डिपॉजिट एक्सीड ज्यादा है, अब पार्टिकुलर लिमिट गेट ट्रांसफर टू एफडी, वो अपने आप ही लिमिट से ज्यादा होने पर एफडी में ट्रांसफर होता जाएगा। चलिए जी, ये बात भी समझ आ गई। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है आज की क्लास के लिए इतना काफी है। जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट kरेंगे। इस चैप्टर को टोटल 3 लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। बच्चों अगर वाकई वीडियो समझ आई है, आपको अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताना कहीं भी अगर डाउट आया है। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।